नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेस में। आज जो है हम साइंस के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपी जेबीटी कमीशन में पूछे गए हैं। जेबीटी कमीशन का एग्जाम जो है 25 से 27 फेब तक हुआ है। तो मैंने सारे साइंस के क्वेश्चन 25 से 27 फेब में टोटल 9 शिफ्टें थी, उनसे सारे साइंस के क्वेश्चन निकाल के इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। साइंस का लेवल आपको पता लग जाएगा, साइंस के कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी सभी एग्जाम में जो है साइंस का सेम ही सिलेबस रख रहे हैं। तो ये अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो भी इस वीडियो को देखोगे तो आपके लिए जो है बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वहां पर भी साइंस के कुछ ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है जेबीटी कमीशन की फिर से 600 पोस्टें आ रखी है, अगर आपने फिर से जो है अप्लाई किया है तो टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको कुछ 60 से 70 क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी पूछे गए हैं। बाकी 150 से 200 क्वेश्चन किसमें मैंने टेस्ट सीरीज में डाल दिए हैं। वैसे हिंदी इंग्लिश सभी के जो है क्वेश्चन मैंने थोड़े थोड़े आपको यूट्यूब में कराऊंगा फ्री में, और बाकी मैंने टेस्ट सीरीज में डाल दिए हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है, सेम एचपीआरसी वाला। ये समझना एचपीआरसी वाले ने खुद ही बनाया है, क्योंकि उनकी शिफ्ट से मैंने क्वेश्चन निकाल के डाल दिए हैं। तो जेबीटी कमीशन की टेस्ट सीरीज नीचे जो है लिंक मिलेगा हमारे ऐप का एचपी एग्जाम, फिर उसे डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर मिल जाएगी। पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो पटवारी की टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। बाकी एचपीआरसी के जैसे टीजीटी का एग्जाम हुआ उनके जो है लेटेस्ट क्वेश्चन भी डाल रखे हैं। तो अगर बेस्ट टेस्ट सीरीज चाहिए तो नीचे ऐप को डाउनलोड कर लो। ठीक है, सेम एचपीआरसी के लेवल के क्वेश्चन डालें, मतलब एचपीआरसी के क्वेश्चन डालें। कुछ आपको फ्री में यूट्यूब में कराऊंगा, बाकी कुछ पेड में रहेंगे। तो 60-70 क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, बाकी जो 150 से 200 क्वेश्चन है वो मैंने टेस्ट सीरीज में डाल दिए हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन के जो है टेस्ट सीरीज बना के 10 टोटल 1200 क्वेश्चन उनमें है, वो सारे एचपीआरसी के क्वेश्चन हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ साइंस के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। वाई डज लैंड ब्रीज ब्लो एट नाइट? तो स्थल समीर रात में क्यों चलती है? तो अगर आप देखोगे जैसे समुंदर है, उसके साइड में जमीन है, ठीक है, लगती हुई, तो वहां पर हवा चलती है रात को, तो क्यों चलती है पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, लैंड कूल्स फास्टर देन सी, जो जमीन है वो सी के कंपैरिजन में जल्दी ठंडी होती है, या फिर सी जो है जल्दी ठंडा होता है लैंड की तुलना में, या सी एंड लैंड जो है ज़मीन हो गया और समुद्र हो गया वो दोनों जो है सेम रेट से ठंडे होते हैं, या लैंड हीट्स फास्टर देन सी। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है लैंड कूल्स फास्टर देन सी। ठीक है, जो ज़मीन है वो जल्दी ठंडी होती है समुद्र से। तो समुद्र की जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है, और लैंड की जो ठंडी हवा है वो समुद्र की तरफ जाती है, जिससे लैंड ब्रीज जो है जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या? फर्स्ट का राइट आंसर है व्हाई डज लैंड ब्रीज ब्लो एट नाइट? लैंड कूल्स फास्टर देन सी। तो जमीन जो है जल्दी ठंडी होती है समुंदर की कंपैरिजन में, जिससे जो है वार्म एयर समुंदर की राइज करती है, और जमीन की ठंडी हवा समुंदर की तरफ जाती है, जिससे आपका लैंड ब्रिज बनता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए सेकंड देखते हैं। हाउ डू अलगे बेनिफिट द एक्वेटिक इन्वायरमेंट? तो जो अलगे है वो एक्वेटिक इन्वायरमेंट को कैसे बेनिफिट करता है? तो वन बाय वन ऑप्शन पढ़ो। दे रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन वाटर। तो भाई टॉक्सिक सब्सटेंसेस अगर रिलीज करेंगे तो उससे एक्वेटिक इन्वायरमेंट को क्या बेनिफिट होगा? भाई टॉक्सिक जहरीले सब्सटेंसेस जनरेट करने से थोड़ी कोई बेनिफिट होने वाला है। फिर देखिए, दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। हाँ जी, ये हो सकता है। दे ईट एक्वेटिक एनिमल्स। तो एक्वेटिक एनिमल्स को खाएंगे तो इससे भी कोई एक्वेटिक एनवायरनमेंट को फायदा नहीं होगा। दे कंज्यूम ऑल ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। अगर पानी का सारा ऑक्सीजन ही खत्म कर देंगे तो उसमें फिश होगी, वो जिंदा कैसे रहेगी? तो इससे भी कोई जो है आपका फायदा नहीं होगा एक्वेटिक एनवायरनमेंट को। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे, हाँ ये ऑप्शन ठीक है। दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहे, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करोगे तो कर लोगे। जेबीटी में देखने को क्या मिला? अब थोड़ा चलो वीडियो तो बना रहे हैं मगर थोड़ा डिस्कस भी कर देता हूँ। 60 से 70 के बीच में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के नंबर है, ठीक है, क्योंकि पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपके 80 के ऊपर है तो आपका सिलेक्शन डन है। ठीक है, 70 से 80 के बीच में तो अगर आपके पास कोई कैटेगरी है जैसे एससी बीपीएल है, ओबीसी बीपीएल है, तो भी आपका जो है सिलेक्शन डन ही समझो। मगर अगर 60 से 70 की लाइन में है तो वहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट है। ठीक है, वैसे तो पोस्टें ज़्यादा है, ठीक है, 600 पोस्टें हैं, 16 से 17,000 बच्चे हैं, मगर 60 से 70 में बच्चे काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ 50-50 चांस हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो अगर 70 से कम नंबर है तो ऐसा करो, तैयारी कंटिन्यू रखो, क्योंकि 600 पोस्टें और आ गई। ठीक है, तो हिम्मत नहीं हारनी है। आपके पास फिर से मौका मिला है, और ये मौका शायद फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि 5-6 साल बाद जो है 600 पोस्टें निकाली इन्होंने, फिर 600 इतनी जल्दी निकाल दी है, तो अगली समझो 5-6 साल बाद ही आएगी मौका ये। तो ये मौका जो है छोड़ना नहीं है। अगर 70 से नीचे है, बाकी 70 से ज़्यादा है वो भी दे दो, कुछ नहीं है, बाकी थोड़ा चांसेस है। आप अगर कैटेगरी आपकी है तो वहाँ पर हो जाएगा, बाकी जनरल वालों के लिए टफ रहता है। ठीक है, अब मेडिकल का रिजल्ट आया, 76 गई है कट ऑफ जनरल की। ठीक है, तो 200 क्वेश्चन का जो है एग्जाम हुआ, तो समझो 150 के राउंड क्वेश्चन ठीक है, तब जनरल वालों का सिलेक्शन हुआ। बाकी कैटेगरी का भी जो है इतना ही है, 70 के राउंड है। तो यहाँ पर जो है आपका कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, तो प्रिपरेशन अच्छी करनी है। ठीक है, तो बाकी पोस्टें ज़्यादा है,
चलिए बाकी तो लगेगा जब रिजल्ट आएगा उसी में पता लगेगा, ठीक है। तो ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मगर तैयारी अपनी जो है आपको रखनी है, क्योंकि जीओएटी की भी 350 पोस्टें हैं, पटवारी की 500 पोस्टें आ गई है, पंचायत सेक्रेटरी की 119 पोस्टें आ गई है, तो मौका तो बहुत है। अगर ये वाला मौका छोड़ दिया तो इस साल तो बहुत वैकेंसी आ रखी है, इस साल तो आपने नौकरी लगना ही लगना है अगर अच्छे से तैयारी करोगे। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑसिलेटरी मोशन। अब ज़्यादा नहीं बोलूंगा वरना स्टूडेंट बोलते हैं सर आप बोलते रहते हो पढ़ाते कम हो, तो जैसे ऐसे क्वेश्चन पहले करते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं फिर थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑसिलेटरी मोशन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर? ऑसिलेटरी मोशन क्या हो गया, मान लीजिए ये पेंडुलम है, ठीक है, यहाँ पर भी बराबर जाएगा, यहाँ पर भी बराबर जाएगा, एक फिक्स पॉइंट होता है उसमें, ठीक है, तो दोनों तरफ बराबर जाएगा, वो आपका ऑसिलेटरी मोशन हो गया। यहाँ क्या बोल रहा है, मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में तो ऐसा कोई ऑसिलेटरी मोशन तो ये नहीं हुआ। मोशन दैट नेवर रिपीट्स, तो रिपीट तो होता है, यहाँ भी बराबर जाएगा, यहाँ पर भी बराबर जाएगा, ऐसे जाता रहेगा, तो ये भी आपका रॉन्ग है। मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन, देखिए यहाँ लिखा है फिक्स पोजीशन, तो फिक्स पोजीशन है उसके अराउंड जो मोशन हो रहा है उसे ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, मोशन अबाउट अ फिक्स पोजीशन, जैसे मैंने आपको बोला पेंडुलम है। चलिए फोर्थ देखते हैं, ड्यूरिंग द हरप्पन सिविलाइजेशन विच डिस्टिंक्टिव फीचर वाज ऑफन सीन ऑन द सरफेस ऑफ पॉटरी। अब देखिए डायरेक्टली आंसर बताऊंगा, वैसे देखिए काफी लंबे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लंबे क्वेश्चन क्या है, ये आपको जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपने पेपर में क्या करना है, मैथ हो गई, रीजनिंग होगी, लास्ट में करनी है, पहले हिंदी इंग्लिश साइंस हिमाचल जीके कर लो, क्योंकि बच्चे पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे, इस वजह से नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे 2 घंटे में जो है। अगर आपके लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे तो दिक्कत हो रही है अटेम्प्ट करने में। तो थोड़ा यहाँ पर देखिए डायरेक्टली आपको बता दूं, हड़प्पन सिविलाइजेशन क्या है, बाकी थोड़ा साइंस से रिलेटेड है। जो पॉटरी है, मान लो ऐसे कोई घर आपका जो है मटका टाइप है, तो वो किस रंग का होगा, वो ब्राइट रेड सरफेस होगी, पेंटेड विथ ब्लैक डिजाइन, तो उसमें जो है ब्लैक डिजाइन देखने को मिले और रेड सरफेस होगी। तो ये जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो है देखने को मिला सरफेस ऑफ पॉटरी में, ठीक है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए अगला देखते हैं, फिफ्थ है, हाउ डज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्रीज जेनेटिक डाइवर्सिटी इन अ स्पीसीज। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी को कैसे जो है इंक्रीज करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो गया, दो पेरेंट्स हो गए, ठीक है, एक जैसे फीमेल हो गई एक मेल हो गया, तो दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं ना बच्चे में, तो उससे जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी आपकी बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या देखें, बाय प्रोड्यूसिंग एग्स दैट डेवलप्ड एक्सटर्नली, तो ये तो देखिए पढ़ने से एक्सटर्नली कौन से एग्स डेवलप होते हैं। फिर यहाँ बोल रहा है बाय अलोइंग म्यूटेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, बाय प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म, तो आइडेंटिकल तो होती नहीं, बाय कंबाइनिंग जीन्स फ्रॉम टू पेरेंट्स, तो यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन डी दे रखा है, बाय कंबाइनिंग जीन्स फ्रॉम टू पेरेंट्स, तो जो माता पिता है उनके दोनों के थोड़े थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे बच्चे में, ठीक है, कंबाइन होते हैं दोनों के जीन्स, तो उससे जो है आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ती है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, तो बाय कंबाइनिंग जीन्स फ्रॉम टू पेरेंट्स। सिक्स देखिए, अ साइंटिस्ट वांट्स टू एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रम यूजिंग बोर्स मॉडल, विच पोस्टुलेट विल ही रेफर्स टू। तो एक साइंटिस्ट है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रम को जो है एक्सप्लेन करना चाहता है यूजिंग बोर मॉडल। तो बोर का मॉडल तो पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे इसका आंसर। तो बोर के मॉडल में क्या हो गया, जैसे न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिट में है, ठीक है, अलग अलग ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो जो है एनर्जी को रेडिएट नहीं करते, यही उसमें बता रखा है। तो अगर उन्हें एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जाना है तो या तो जो है एनर्जी जो है एब्जॉर्ब करेंगे या एमिट करेंगे, तो एक दूसरे ऑर्बिट में जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, तो ये जो है बोर मॉडल में बता रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाना है तो या तो एब्जॉर्व करेंगे एनर्जी को या एमिट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय विच फैक्टर। तो जो साउंड की लाउडनेस होती है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, क्या वेवलेंथ पे, अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो क्या लाउडनेस ज्यादा होगी, स्पीड पे डिपेंड करती है, या एम्पलीट्यूड में, या फ्रीक्वेंसी में। तो इसका राइट आंसर क्या है, एम्पलीट्यूड में, ठीक है, एम्पलीट्यूड जहाँ ज्यादा होगा वह लाउडनेस भी ज्यादा होगी। तो साउंड की जो लाउडनेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किससे, एम्पलीट्यूड से, ठीक है, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा उतना ज्यादा जो है लाउडनेस होगी साउंड में, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। पटवारी का एग्जाम है तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने वाले, सेम सिलेबस है जेपीटी जैसा, अगर जेपीटी की तैयारी कर रहे थे तो पटवारी की भी अभी आपकी जो है ऑटोमेटिक हो ही गई है, ठीक है। सेवन देखिए, द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वेव प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्राइकिंग एन ऑब्जेक्ट, हाँ जी, यहाँ मैंने आपको बता दिया एम्पलीट्यूड पे जो है डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड जितना ज्यादा उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी साउंड में। अब देखिए, इफ क्रॉप्स आर स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम व्हाट हैपन्स टू देम, अगर क्रॉप्स को जो है ज़्यादा टाइम तक स्टोर करेंगे तो क्या होता है, दे लूज न्यूट्रिएंट्स, हाँ जो न्यूट्रिएंट्स है उनको लूज करेंगे, देयर कलर चेंजेस,
दे रॉट क्विकली, दे अट्रैक्ट पैथोजेनिक इंसेक्ट्स। तो यहाँ पर जो है सबसे अच्छा आपका यहाँ पर लग रहा है दे लूज न्यूट्रिएंट्स। एक बार देख लेते हैं। 8th का है दे लूज न्यूट्रिएंट्स। हाँ, तो जो क्रॉप्स हैं उन्हें अगर ज़्यादा टाइम तक स्टोर करेंगे तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनको जो है वो लूज कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9th। वाई शुड यू अवॉइड यूजिंग अ वायर्ड टेलीफोन वाइल स्टेइंग इंडोर्स ड्यूरिंग अ लाइटनिंग स्टॉर्म। तो जो वायर्ड टेलीफोन है उसे यूज नहीं करना चाहिए जब भी जैसे बिजली कड़क रही होगी, ठीक है। अगर आप घर के अंदर हो तो वायर्ड जो टेलीफोन है, ठीक है, तार वाला टेलीफोन है, उसे यूज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो क्या होगा कि बिजली पकड़ लेगी, एक तरह से यही होगा ना इसका। तो ज्यादा यहाँ पर कहीं पर ऑप्शन देख लेते हैं, कहीं लिख रखा है क्या? 9th में जो आपका यहाँ बी में देखा, लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स। तो यही चीज है, जो बिजली है वो पकड़ पकड़ सकती है कि हाँ टेलीफोन वायर्स होगी उनको जो है पकड़ सकती है। तो 9th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन तो काफी लंबा दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करनी है। तो लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन वायर्स एंड इलेक्ट्रिकल वायर्स। 10 देखिए, टू ऑब्टेन क्लीन वाटर फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड। तो एक मिक्सचर है, ठीक है, एक मिक्सचर है, उसमें आपका सैंड भी है और वाटर भी है। तो उसमें से हमें सैंड को अलग करना है, ठीक है, सैंड को अलग करना है और वाटर को अलग करना है। तो कौन सा मेथड हम यूज करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो मैग्नेटिक तो क्या होगा, सैंड में कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो होती नहीं। फिर एवोपरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया। तो राइट आंसर क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है। फिल्टर पेपर होगा, उससे जो सैंड है वो रुक जाएगी, बाकी पानी निकल जाएगा। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होना चाहिए। तो 10th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। सैंड और वाटर को अलग करने के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? फिल्ट्रेशन। देखिए, फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर सेपरेट सैंड फ्रॉम वाटर गिविंग क्लीन वाटर। तो फिल्ट्रेशन जो है यहाँ यूज किया जाएगा। 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो यहाँ पर से कौन सा जो है आपका प्रोडक्ट किसका है? मास एंड वेलोसिटी का। किसका फॉर्मूला होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो बताइए, मोमेंटम का, फोर्स का, इनर्शिया का, एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है मोमेंटम। तो जो मोमेंटम होता है ना, मोमेंटम, उस वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास एंड इट्स वेलोसिटी, वो होता है मोमेंटम, ठीक है। मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम मोमेंटम बोलते हैं। 11th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं, मगर बेसिक भी थोड़ा टफ हो जाते हैं अगर आपने चीज़ें ढंग से पढ़ी ना हो। बाकी स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्टडी मटेरियल की डिटेल्स दे देता हूँ यहाँ पर। 7018186561 इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सएप करना। अगर पटवारी का स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर जीओआईटी का चाहिए या जेबीटी का चाहिए, पूरा स्टडी मटेरियल बना रखा है एचपीआरसी के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा वहाँ पर, करंट अफेयर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, कुछ भी बाहर से देखने की जरूरत नहीं है। अभी टीजीटी मेडिकल का रिजल्ट आया, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे हमारे जो सिलेक्शन ले पाए, कुछ जो है डॉक्यूमेंटेशन से आउट हो गए, मत डॉक्यूमेंटेशन तक भी पहुंचे। तो आपको जो है एक बेस्ट मटेरियल दिया जाएगा, अगर उसे भी अच्छे से पढ़ोगे तो ऐसा है नंबर आपका जो है पढ़ सकता है। पोस्टें काफ़ी ज़्यादा आ रही है, अच्छी तैयारी करोगे तो जो है आप निकाल दोगे। बाकी अगर नहीं भी लेना, टेस्ट सीरीज नीचे मिल जाएगी, पूरे एचपीआरसी के पैटर्न में बना रखी है, समझो एचपीआरसी के क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो आपका लेवल सेम रहेगा जैसा एचपीआरसी में आ रहा है। 12 देखिए, two different plants growing in the same area will compete most for which limited resources। तो दो प्लांट्स है, ठीक है, अगर सेम एरिया में कहीं पर मान लो दो प्लांट्स लगा दिया आपने, ठीक है, तो वो जो है आपके किस चीज़ के लिए compete करेंगे? कि लाइट के लिए करेंगे, पेस्ट के लिए करेंगे, न्यूट्रिएंट्स के लिए करेंगे या स्पेस के लिए करेंगे? स्पेस के लिए भी करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या न्यूट्रिएंट्स आपका जो है सबसे ठीक लग रहा है। दे compete फॉर न्यूट्रिएंट्स, कि किसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले, कौन जो है अच्छे से ग्रो कर सके, तो उसके लिए वो जो है कि न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको। तो 12th का राइट आंसर क्या है? दे compete फॉर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अगर दो प्लांट्स को एक ही जगह में उगाएंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स के लिए जो है compete करेंगे। 12th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 13 देखिए, इफ एन एरिया इज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क व्हाट शुड बी द प्राइमरी गोल रिगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो अगर एरिया है उसे जो है डिक्लेयर कर दिया कि एक नेशनल पार्क है, अब ठीक है, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है कुल्लू में, ठीक है, तो उसे डिक्लेयर कर दिया वहां पर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है एक नेशनल पार्क है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, ठीक है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए क्या किया जाएगा? अलोइंग हंटिंग, तो हंटिंग, अलाउइंग हंटिंग अंडर स्ट्रिक्ट प्रोविजन, तो हंटिंग तो कभी अलाउ करेंगे नहीं, इससे तो जानवरों का जो है वहाँ पर एक्सटिंक्ट होने लग जाएगी, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। थोड़ी कॉमन सेंस यूज करते जाना। प्रमोटिंग टूरिज्म टू जनरेट रेवेन्यू, तो जनरेट टूरिज्म को भी जो है यहाँ पर प्रमोट नहीं करेंगे, उससे भी जो है वाइल्ड लाइफ को खतरा ही होता है, ठीक है, लोग आएंगे गंद फैलाएंगे, तो उससे भी जो है खतरा ही होगा। प्रोहिबिटिंग एक्टिविटीज दैट हार्म वाइल्ड लाइफ वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, हाँ ये हो सकता है कि ऐसी एक्टिविटी को जो है प्रोहिबिट किया जाए जिससे जो है वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को हार्म हो। कटिंग ट्रीज फॉर लोकल यूज ऑफ टिम्बर, तो देखिए अब पेड़ों को थोड़े काटेंगे अगर नेशनल पार्क जो है डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पर जो है सबसे आपका
परफेक्ट कौन सा बन रहा है, प्रोहिबिटिंग एक्टिविटीज दैट हार्म वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा। तो थोड़ा पढ़ना है, लंबे क्वेश्चन है मगर पढ़ोगे तो इजीली कर लोगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगर नेशनल पार्क डिक्लेयर करोगे तो वहाँ जो है प्रोहिबिट हो जाएगा आपका जो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है उसे हार्म करना। 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग हार्मोनल इम्बैलेंस। तो हार्मोनल इम्बैलेंस को लेके जो है इनमें से कौन सा जो है आपका सही तरीके से मैच किया है। एक्सेसिव इंसुलिन, उससे क्या डायबिटीज होती है, तो बताइए एक्सेसिव इंसुलिन से क्या डायबिटीज होती है। तो यहाँ पर जो है अगर इंसुलिन की जो है कमी होगी तब जो है आपका डायबिटीज होती है, एक्सेस नहीं। यहाँ पर डेफिशिएंसी होना चाहिए था, तो ये तो आपका रॉन्ग मैच कर दिया। अगर डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन लिखा होता तब डायबिटीज होनी थी, तो यहाँ पर रॉन्ग है। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, डवार्फिज्म, हाँ अगर ग्रोथ हार्मोन की जो है कमी होगी तो उससे जो है डवार्फिज्म यानी जैसे थोड़े गिट्ठे बोलते हैं ना कि हाँ मतलब हाइट कम रह जाती है, तो वो होता है अगर ग्रोथ हार्मोन की जो है डेफिशिएंसी हो। डेफिशिएंसी ऑफ थायरोक्सिन, गैगेंटिज्म, ठीक है गैगेंटिज्म, तो ये जो है रॉन्ग है। अगर आपकी जो है ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव होंगे तब होता है ये जैजेंटिज्म, ठीक है। थोड़ा यहाँ प्रोनाउंसिएशन देख लेना, गैगेंटिज्म ये जो है अगर आपके ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा होंगे तब होता है। फिर देखें एक्सेस एंड्रलिन ग्योटर, तो जो आपका ग्योटर है ये कैसे होता है, ये जो है आपका डेफिशिएंसी होती है आयोडीन की, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तब होता है ग्योटर, तो ये भी आपका रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, ऑप्शन बी डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो ड्वार्फिज्म होता है, तो ये आपका एक यहाँ पर सही मैच किया है ऑप्शन बी में। तो वही पूछा था कौन सा जो है करेक्टली मैच है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, उससे जो है ड्वार्फिज्म होता है। 15 देखिए, वाई डज ड्राई एसिड नॉट अफेक्ट मॉइस्ट लिटमस पेपर बट इफेक्ट इट व्हेन वेट। तो जो ड्राई एसिड होता है वो लिटमस पेपर को जो है इफेक्ट यानी रिएक्ट नहीं करता एक तरह से उसके साथ, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। अगर अगर गीला हो तो रिएक्ट कर देता है, तो क्यों, जो एसिड है ठीक है उन्हें जो है वाटर चाहिए होता है, ठीक है H प्लस आयन को छोड़ने के लिए, तभी जो है लिटमस पेपर के साथ वो रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो है क्या है एक बार पढ़ लेते हैं, ड्राई लिटमस पेपर इज केमिकली इनर्ट, ये नहीं है। यहाँ पर एसिड रिक्वायर वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयन, हाँ तो ये यहाँ पर ठीक दे रखा है। वाटर एनहेंसेस द इंटेंसिटी ऑफ कलर, नहीं ये भी नहीं है। लिटमस रिएक्ट ओनली विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन बी है, एसिड रिक्वायर वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयंस। तो देखिए यहाँ पर लिखा ही था क्वेश्चन में कि जो वाई डज जो ड्राई एसिड है वो इफेक्ट नहीं करेगा लिटमस पेपर को, बट जब गीला होगा तो इफेक्ट करता है। तो क्यों, क्योंकि जब वाटर होता है एसिड में तभी वो H प्लस आयन को जो है प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से वो रिएक्ट करता है लिटमस पेपर के साथ। अगर नहीं होगा वाटर ड्राई होगा तो वो रिएक्ट ही नहीं करेगा। 16th है, a school wants to replace all fluorescent tubes with CFLs to reduce its electricity bill based on their use. What could be the potential benefit? तो potential benefit क्या होगा इसका, तो less energy consumption for same amount of light। तो अगर fluorescent tubes की जगह CFLs यूज करेंगे तो जो है लाइट तो उतनी जनरेट होगी मगर जो है इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम हो जाएगा, तो लेस एनर्जी कंजम्पशन होगी फॉर सेम अमाउंट ऑफ लाइट। लाइट तो उतनी आएगी सीएफएल से मगर एनर्जी की जो कंजम्पशन है वो कम हो जाएगी, जिससे जो है बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 17th है, ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स डू दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो ये जो लिक्विड है उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है जिससे अगर आप एक कंटेनर में डालोगे वो कंटेनर की शेप ले लेगा, ठीक है। तो लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड एंड रिजिड स्ट्रक्चर, नहीं ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। तो फ्लूइडिटी होती है लिक्विड में, ठीक है। तो जैसे जैसे जहाँ भी डालोगे वो उसकी शेप ले लेगा, ठीक है। वहाँ पर जो है एक के बाद एक मतलब उसकी जो पार्टिकल्स है वो जाते जाएंगे जहाँ तक वो जा सकते हैं। लिक्विड एक्सपेंड्स टू फिल द एंटायर कंटेनर। लिक्विड हैव पार्टिकल्स दैट कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर, ये होगा ऑप्शन सी इसका, ठीक है। तो लिक्विड्स हैव पार्टिकल्स दैट कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कंटेनर में डालोगे तो कंटेनर की शेप ही ले लेगा लिक्विड, क्योंकि उसके पार्टिकल जो है फ्लूइडिटी होती है इनमें और वो जो है एक के बाद एक जो है कंटेनर में जो है फैल जाएंगे। 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। लिक्विड्स हैव पार्टिकल दैट कैन स्लाइड पास्ट ईच अदर। चलिए 18 देखते हैं। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 320 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर हावर, फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। तो यहाँ पर बताइए आप कैसे करेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है, टाइम आपका आ जाएगा। तो डिस्टेंस बोल रहा है 160 किलोमीटर जाने के लिए, अब एवरेज स्पीड कितनी देखिए 40 की एवरेज स्पीड है, बस टाइम आ जाएगा 40
4 जा 160, तो 4 हॉर्स जो है इसका राइट आंसर आएगा। कहीं दे रखा है, हाँ जी, ऑप्शन ए में दे रखा है। तो यहाँ पर बोला था 320 किलोमीटर जाने के लिए जो एवरेज स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर हार थी। तो 160 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम उसको लगेगा, तो 160 को जो है 40 से कर दो उसकी एवरेज स्पीड से डिवाइड, 4 घंटे यानी 4 घंटे आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। चलिए 19 देखते। विच डोमेस्टिक फायर कंट्रोल मेथड वर्क्स बाय कटिंग ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू बर्निंग मटेरियल। तो इनमें से कौन सा जो है एक एग्जाम्पल है कि जिसमें जो है आग को रोका गया होगा ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक के। तो एक बार पढ़ने पड़ेंगे सारे ऑप्शन तभी आंसर बताएंगे। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल, तो ये तो कुछ है नहीं यहाँ पर। स्प्रेइंग वाटर ऑन बर्निंग वुड, तो ये भी नहीं है, वाटर छिड़कने से थोड़े ऑक्सीजन की सप्लाई घटेगी। कवरिंग अ बर्निंग पैन विथ अ लिड, तो ये आपका ठीक है यहाँ पर, ऑप्शन सी ठीक है। जलते हुए पैन को ढक्कन से ढकना, तो ढक्कन से ढकोगे एक जलते हुए पैन को तो उसकी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, जिससे जो है आग आपकी जो है कंट्रोल हो जाएगी यानी बुझ जाएगी एक तरह से, ठीक है। यूजिंग पेट्रोल टू स्लो डाउन द फायर, तो पेट्रोल से जो है आग कम थोड़े बल्कि बढ़ती है, तो ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कवरिंग अ बर्निंग पैन विद अ लीड, यानी जलते हुए पैन को ढक्कन से ढकोगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी और जो है कंट्रोल पा दोगे आप जो फायर है आग उस पे। तो ये आपका यहाँ पर दे रखा है 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 20 देखिए। हाउ डज बर्निंग फ्यूल इन फैक्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन, तो जो फ्यूल होता है, ठीक है, फैक्ट्रीज में जो फ्यूल को बर्न किया जाता है उससे एसिड रेन में क्या कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है, क्या सब्सटेंस ऐड होता है एक तरह से। तो यहाँ पर देखिए, बाय इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड विच कॉज एसिडिफिकेशन। चलिए अगला देखते हैं। बाय एमिटिंग नाइट्रोजन गैस विच मिक्सेस विद ऑक्सीजन, बाय एमिटिंग एश पार्टिकल विच सेटल विद रेन, बाय एमिटिंग सल्फर डाइऑक्साइड विच रिएक्ट विद वाटर वेपर इन एयर। तो यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो जो आपकी एसिड रेन होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है, ठीक है। तो जब फ्यूल को बर्न किया जाता है फैक्ट्रीज में, उससे जो है सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है जो रिएक्ट करती है वाटर वेपर के साथ एयर में, जिससे जो है आपकी एसिड रेन होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से जो है आपकी एसिड रेन होती है। 21 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ सॉलिड सेपरेशन टेक्निक, तो सॉलिड को अलग करेंगे, ठीक है, किस चीज से। सॉलिड सेपरेशन टेक्निक कौन सी नहीं है, थ्रेशिंग हो गया, विनोइंग, हैंड पिकिंग या इरिगेशन। अब इरिगेशन क्या होता है, इरिगेशन का आपको होता है पानी छिड़कना, ठीक है, तो पानी छिड़कना होता है, सिंचाई हो गया। तो ये कोई सॉलिड सेपरेशन मेथड तो है ही नहीं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पूछा कौन सा नहीं है एक सॉलिड सेपरेशन मेथड, तो देखिए इरिगेशन इसका राइट आंसर है। इरिगेशन कोई सॉलिड सेपरेशन मेथड नहीं है। इरिगेशन क्या होता है, सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स, तो उसे हम जो है इरिगेशन बोलते हैं। तो ये कोई सॉलिड सेपरेशन मेथड नहीं है। 22 देखिए। विच कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हीट, तो जो इलेक्ट्रिक आयरन है उसमें कौन सा जो है एक पार्ट होगा यानी कुछ होगा जिससे जो है आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, कोई कंपोनेंट होगा एक तरह से। तो प्लग, स्विच, हैंडल या हीटिंग एलिमेंट, तो देखिए कितना आसान है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर शिफ्ट में आ जाए तो आपका फायदा है, ठीक है। अब अभी देखने को क्या मिला, टीजीटी मेडिकल का है, हम सोचे थे कि हाँ भैया यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हो रही है, क्या पता 8 9 10 10 11 12 नंबर बढ़ रहे हैं। भाई कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। 1 2 3 4 इतने ही नंबर बढ़ रहे हैं। चाहे शिफ्ट कितनी भी डिफिकल्ट हो आपकी, इतने ही बढ़ेंगे, मैक्सिमम 4 नंबर मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिल रहे। तो अगर शिफ्ट में इजी क्वेश्चन आ गए तो अच्छा है भैया। अगर डिफिकल्ट आ गए तो ऐसे नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा नंबर कोई बढ़ नहीं रहे, 3 4 नंबर ही बढ़ेंगे आपके। तो देखने को क्या मिला, 1 2 3 4 नंबर ही बच्चों के जो है बढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। तो शिफ्ट में अगर ईजी आ रहे हैं तो आपका बढ़िया है, ठीक है, किस्मत अच्छी लेके आए हो। अगर डिफिकल्ट आ गए तो कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा नंबर तो बढ़ने हैं नहीं नॉर्मलाइजेशन से। तो अभी टीजीटी मेडिकल का रिजल्ट आया उससे हमें पता लग गया कि इतने ही नंबर बढ़ रहे हैं, 1 2 3 4, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ रहे। तो जितने भी आपके ठीक होंगे 2 3 4 नंबर सोचना, बाकी इससे ज़्यादा नहीं सोचना कि हाँ इससे ज़्यादा आपके बढ़ जाएंगे। तो अब देखिए इतना आसान है, हीटिंग एलिमेंट है, ये कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक आयरन में, तो इसकी वजह से जो है हीट प्रोड्यूस होती है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो ईजिली कर लोगे, मगर डिफिकल्ट आ जाए फिर क्या करोगे। विच कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन, ये हमने भी पढ़ा, हीटिंग एलिमेंट है। अब देखिए, इफ अ पर्सन eats mindfully and focuses on a balanced diet, which combination of foods will provide a healthy source of energy, तो अगर एक पर्सन है माइंडफुली ईट कर रहा है और बैलेंस डाइट पे फोकस कर रहा है तो कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड है जो उसे एक हेल्दी सोर्स ऑफ एनर्जी देगा। सॉल्ट एंड स्पाइसेस, ये तो नहीं होगा। लीन मीट एंड एग्स, ये भी नहीं होगा। होल ग्रेन्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल, हाँ जी ये हो सकता है। ऑयल बटर चीज, ये थोड़ी कोई हेल्दी डाइट है, तो ऑप्शन सी है। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन अगर शिफ्ट में आ जाए तो बच्चा इजीली कर लेगा। होल ग्रेन, फ्रूट एंड वेजिटेबल, इससे जो है आपको एक हेल्दी सोर्स ऑफ एनर्जी मिलेगी। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी है।
24 देखिए, व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन 1 मिनट कॉल्ड। तो 1 मिनट में जो एक व्यक्ति है वो सांस लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम रिस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। ठीक है, 24 का राइट आंसर क्या है? 24 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, रिस्पिरेटरी रेट। 25 देखते हैं हम, अमंग द मटेरियल्स गिवन ब्लू विच मटेरियल इज हेट्रोजेनस बेस्ड ऑन टेक्सचर। तो इनमें से हाइड्रोजनस कौन सा है? लेजर पेपर, मिरर, पॉलिश वुड या शुगर। अब शुगर हो गया, मिरर हो गया, लेजर पेपर हो गया, ये आपका यूनिफॉर्म है। ठीक है, पूरा जो है यूनिफॉर्म है, इसका जो टेक्सचर आपका रहता है यूनिफॉर्म रहता है। पॉलिश वुड में ऐसा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पॉलिश वुड। ठीक है, हाइड्रोजनस कौन सा होगा इसमें से बेस्ड ऑन टेक्सचर? वो है पॉलिश वुड। देख लेते हैं। हाँ, वुड हैज अ नेचुरल ग्रेन एंड अनइवन टेक्सचर मेकिंग इट हेट्रोजेनस। लेजर पेपर, मिरर, शुगर हैव यूनिफॉर्म टेक्सचर। तो यहाँ पॉलिश वुड जो है आपका एक हेट्रोजेनस बेस्ड ऑन मिक्स्ड टेक्सचर है। 26 है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब देखिए थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना, पढ़ने में टाइम लगेगा, तो ये क्या कर रहे हैं, थोड़े लंबे लंबे क्वेश्चन डाल रहे हैं, इससे भी जो है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और पेपर आप पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे। तो देखिए अब इसको पढ़ना पड़ेगा पूरा, हर एक ऑप्शन को पढ़ेंगे तभी आंसर बता पाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स इंक्रीज। तो इंक्रीज तो नहीं होता। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मास है तो यहाँ पर आपका जो है अनचेंज रहना चाहिए, तो यहाँ तो इंक्रीज हो रहा है, ये गलत है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली। डिक्रीज भी नहीं होगा, ये भी आपका लॉ ऑफ जो है कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन्स अनचेंज। हाँ जी, ये हो सकता है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द डिफरेंस बिटवीन मासेज एंड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स अनचेंज। डिफरेंस कुछ नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स रिमेन अनचेंज। ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 27 देखिए, सपोज टू स्टूडेंट्स मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेग्राउंड गेट टू द कबड्डी कोर्ट बट दे गेट डिफरेंट वैल्यूज, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द वेरिएशन। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो स्टूडेंट है, ठीक है, वो प्लेग्राउंड का जो गेट है वहां से कबड्डी कोर्ट तक का जो है डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो उनकी जो है वैल्यूज में डिफरेंस है कि हाँ एक ने इतनी लंबाई नापी, एक ने इतनी, तो दोनों में जो है डिफरेंस आ रहा है, तो वो क्यों आ रहा है, ये वेरिएशन क्यों हो रही है? दे मेजर्ड एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। अब अलग अलग टाइम पे सुबह करो या दिन में करो, डिस्टेंस में क्या आएगी, चेंज थोड़े आना चाहिए कि हाँ अगर सुबह इतना डिस्टेंस है तो शाम को और चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दे यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग टेप्स। अब मेजरिंग टेप कैसी भी यूज करो, मेजरिंग टेप तो मेजरिंग टेप है, अब उसमें डिफरेंट टाइप्स क्या होगा कि अब 1 सेंटीमीटर उतना है तो उतना ही रहेगा, वो चेंज थोड़े हो जाएगा, 1 मीटर इतना है तो वो उतना ही रहेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। दे यूज डिफरेंट स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट फॉर देयर मेजरमेंट। हाँ ये हो सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है उन्होंने मेजरमेंट का अलग ले लिया। ठीक है, अब प्लेग्राउंड गेट से बोला, गेट का एक ने जो है स्टार्ट, गेट का मतलब एक ने स्टार्टिंग से कर लिया, एक ने बीच से गेट के नापना शुरू कर दिया, तो उससे चेंज आ सकता है। दे आर वॉकिंग एट डिफरेंट स्पीड। अब स्पीड का भी यहाँ कोई लेना देना नहीं है, स्पीड चाहे आपकी कम ज़्यादा हो, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन सी हो सकता है, दे यूज डिफरेंट स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट फॉर देयर मेजरमेंट। तो थोड़ा कॉमन सेंस यूज करोगे, हाँ दे यूज डिफरेंट स्टार्टिंग रेफरेंस पॉइंट फॉर देयर मेजरमेंट। 28 देखिए, when forests are cut down on a large scale which two outcomes are most directly related। तो यहाँ पर देखिए, अगर फॉरेस्ट को जो है लार्ज स्केल में कट किया जाए तो क्या दो आउटकम होंगे? मोर बायोडाइवर्सिटी एंड स्टेबल क्लाइमेट। ऐसे कैसे होता है, अगर फॉरेस्ट को आप कट करोगे तो बायोडाइवर्सिटी जो है ज़्यादा कैसे होगी, क्लाइमेट स्टेबल कैसे होगा? नहीं, ये नहीं होगा। लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड डिस्ट्रप्शन ऑफ रेनफॉल पैटर्न, हाँ ये हो सकता है। इंक्रीज इन एनिमल पॉपुलेशन, ये भी नहीं होगा, एनिमल की पॉपुलेशन क्यों बढ़ जाएगी। इंक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, ये भी नहीं होगा। तो पढ़ने से ही पता लग रहा है ये तो गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा, और फॉरेस्ट को काटोगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ वेजिटेशन होगा और डिस्ट्रप्शन ऑफ रेनफॉल पैटर्न होगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 29 क्या है, हाउ डू बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन कंट्रीब्यूट टू ह्यूमन हेल्थ। तो जो हमारे इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होता है वो ह्यूमन हेल्थ को कैसे योगदान देता है? तो दे ब्रेक डाउन सेलुलोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, हाँ ये हो सकता है। दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, ये नहीं होगा। दे प्रोड्यूस बाइल फॉर डाइजेशन ऑफ फैट, ये भी नहीं होगा। दे फिल्टर टॉक्सिन फ्रॉम फूड, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, दे ब्रेक डाउन सेलुलोज इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में होता है वो कैसे ह्यूमन हेल्थ को कंट्रीब्यूट करता है, जो सेलुलोज होता है उसे वो ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ताकि हम जो है उसे डाइजेस्ट कर सके। 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
30 देखिए, द क्लियर ट्रांसमिशन ऑफ हार्ट बीट साउंड इन अ स्टेटोस्कोप इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। तो स्टेटोस्कोप आपने देखो होगा, जो डॉक्टर है अपने ऐसे गले में लगा रखा होता है ना उन्होंने, फिर जिससे हार्ट बीट सुनते हैं वो, तो वो होता है स्टेटोस्कोप, ठीक है। तो वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो वो करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड्स इन ट्यूब, ठीक है। जो उनकी ट्यूब होती है, स्टेटोस्कोप की ट्यूब होती है, उसमें जो साउंड होता है वो रिफ्लेक्ट होता है मल्टीपल टाइम, जिससे जो है हार्ट की जो धड़कन है वो क्लियरली उन्हें सुनाई देती है, ठीक है। तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन ट्यूब्स, 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। स्टेटोस्कोप कौन से प्रिंसिपल वर्क करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन ट्यूब्स। 31 देखिए, व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड टू ऑब्टेन कोक विच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो कोल जो है उसे प्रोसेस किया जाता है कोक में, ठीक है। तो कोक में जो है जब उसे प्यूरिफाई करके मतलब कोक बनाया जाता है उससे, तो कौन सा बाय प्रोडक्ट निकलता है, पेट्रोलियम, इथेनॉल, नेचुरल गैस या कोल गैस। तो कोल गैस निकलता है, ठीक है। तो कोल को जब प्रोसेस किया जाता है टू ऑब्टेन कोक, तो उसमें जो बाय प्रोडक्ट निकलता है वो क्या है, कोल गैस हो गया, ठीक है। 31 का राइट आंसर क्या है, कोल गैस जो है इसका राइट आंसर है। कोल गैस हो गया, कोल तार हो गया, दोनों निकलता है, ठीक है। 31 तो हमने कर दिया यहाँ पर, कोल गैस है। चलिए 32 देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज। तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है। जैसे मान लो एक चुंबक है, ठीक है, चुंबक है, तो उसमें एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे नॉर्थ से साउथ में जाता है उसका, ठीक है। जो उसकी मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, और स्ट्रेंथ भी होती है उनमें। तो ओनली डायरेक्शन, तो ओनली डायरेक्शन तो होती है, ठीक है। नीदर मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन तो होती है, तो गलत हो गया। ओनली मैग्नीट्यूड नहीं, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। मैग्नीट्यूड भी है उसमें और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड है यानी स्ट्रेंथ है, ठीक है, स्ट्रेंथ भी है, और जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ होती है, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी है। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 33 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प्स कैमल सर्वाइव इन द डेजर्ट। तो कैमल को सर्वाइव करने में कौन सी कैरेक्टरिस्टिक जो है हेल्प करती है, फ्लैट ब्रॉड फीट, लॉन्ग लेग्स, शॉर्ट टेल, शॉर्ट टेल का तो कोई सेंस बना नहीं, थिन फर, ये भी नहीं। तो यहाँ पर क्या है, फ्लैट ब्रॉड फीट। तो जो उसका पाँव का पंजा हो गया वो फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। तो उस वजह से जो है वो रेत में, जैसे रेगिस्तान है वहाँ पर वो धंसता नहीं है, ठीक है। तो उसका पाँव धंसता नहीं है ज़मीन पे, तो उसका फ्लैट ब्रॉड फीट जो है उसे हेल्प करता है, ठीक है, कैमल को सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट में। 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प कैमल सर्वाइव इन द डेजर्ट, तो है फ्लैट ब्रॉड फीट। तो अभी साइंस के क्वेश्चन हम कर रहे हैं काफ़ी टाइम बाद, लगभग 1 महीने बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे भी जो है टाइम नहीं लग रहा है। बाकी अब कोशिश करूँगा कि जेबीटी तो मैथ, हिंदी, इंग्लिश सबकी बना दूँ, बाकी जो भी एचपीआरसी और एग्जाम कंडक्ट कर रहा है उनकी भी बनाऊँ। तो रेगुलर जो है 2-3 दिन में एक वीडियो डालने की कोशिश रहेगी। बाकी ऐसा है, अगर आपको कंटेंट चाहिए तो आप जो है स्टडी मटेरियल ले सकते हैं 7018186561। इसमें मेरे को बस व्हाट्सएप करना किस एग्ज़ाम की जो है आप तैयारी कर रहे हो। बाकी ऐसा कभी कभार रिप्लाई करने में लेट हो जाता हूँ, मैं भी बिजी होता हूँ, तो वैसे रिप्लाई मिल जाएगा पर कभी कभार लेट हो जाता है, ठीक है। बाकी अगर टेस्ट सीरीज देनी है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए एचपी एग्जाम फेयर लिखा है ना यहाँ पर मैंने, बस यही आपने प्ले स्टोर में लिखना है एचपी एग्जाम फेयर, हमारा ऐप मिल जाएगा। वहाँ पर अगर टेस्ट सीरीज चाहिए किसी भी एग्जाम की वो मिल जाएगी, पूरे एचपीआरसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, ठीक है। खुद टेस्ट दोगे लगेगा कि हाँ यार टेस्ट दे रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि हर कोई क्वेश्चन डाल दिए, पूरे एचपीआरसी के क्वेश्चन डाल रखे। तो काफ़ी अच्छा कंटेंट बना रखा है, ऑनलाइन टेस्ट है, जैसे ऑनलाइन एचपीआरसी लेता है वैसे टेस्ट है, और काफ़ी रिजनेबल फीस के साथ है। तो काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज आपके लिए बना रखी है, नीचे ऐप से आप बाय कर सकते हो। बाकी अगर कोर्स चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, तो रिकॉर्डेड कोर्स भी ऐप में मिल जाएंगे। स्टडी मटेरियल के सिर्फ इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। बाकी टेस्ट सीरीज या रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो एचपी एग्जाम फेयर ऐप को जो है आपने डाउनलोड करना है। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंटेंट आपको मिलता रहेगा, जैसे जैसे टाइम लगेगा। यूट्यूब में वीडियो बनाता रहूँगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर जो है अपडेट्स मिलती रहेगी। 34 देखिए, वाई डू एक्वेटिक प्लांट्स लाइक लोटस हैव ब्रॉड लीव्स। तो जो एक्वेटिक प्लांट्स हो गए लोटस, ठीक है, उनके ब्रॉड लीव्स क्यों होते हैं। तो अब लोटस क्या है, पानी में तैरता है, आपको पता है, तो उसकी वजह से होंगी कि ब्रॉड लीव्स। तो यहाँ देखिए, फॉर फ्लोटिंग एंड एब्जॉर्विंग मोर लाइट, मोर सनलाइट। तो फ्लोटिंग भी होगी उस वजह से, और अगर ब्रॉड लीव्स है तो सनलाइट भी जो है ज़्यादा एब्जॉर्व करेंगे। तो 34 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, फॉर फ्लोटिंग एंड अब्जॉर्विंग मोर सनलाइट। 35 देखिए, व्हाट इज द typical shape of the outer part of human ear, which structure is located at the end of the canal through which sound passes। तो टिपिकल शेप कैसी होती है ह्यूमन जो ईयर हो गया, ठीक है,
आउटर पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर, तो फनल टाइप होती है ताकि ज़्यादा साउंड को जो है कैप्चर कर सके। और ये कहाँ पर कनेक्ट होता है, ईयर ड्रम से जो है कनेक्ट होता है। बाकी यहाँ पर देखिए लंबी लंबी दे रखी है स्टेटमेंट। अब देखिए एट रेटिना, रेटिना आंखों के वहाँ थोड़े कनेक्ट होगा, तो ये तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट को पढ़ोगे तो ईजिली थोड़ा सोच पाओगे। अब देखिए यहाँ पर एंड एट विंड पाइप से कनेक्ट है, तो विंड पाइप से थोड़े कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है, इट इज फनल शेप्ड एंड एंड्स एट ईयर ड्रम विच इज अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो थोड़ा स्टेटमेंट को पढ़ना, आप जो है इजीली जो है आंसर कर पाओगे। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तभी मैंने बोला 60 से 70 के बीच में काफ़ी बच्चों के नंबर आ रखे हैं जीबीटी कमीशन में। जो उससे ऊपर उठा है वही जो है सिलेक्शन के लिए ज़्यादा चांसेस है उसके, ठीक है। 60-70 में जो है डाउट है, 50-50 कहूँगा मैं। 70 से 80 में भी कैटेगरी है तो आपका जो है हो सकता है, बाकी 80 के ऊपर तो नो डाउट हो जाएगा। 36 देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हैविंग अ स्लोपिंग फ्लोर इन अ कैटल शेड। तो जो कैटल शेड होता है उसमें स्लोपिंग फ्लोर होता है, मतलब थोड़ा ऐसे जो है इंक्लाइंड होगा। तो क्यों होगा, तो क्यों होगा यहाँ पर, अब पढ़ो एक बाय एक स्टेटमेंट को, अपने आप आंसर बदले। टू प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड, तो ये तो कोई सेंस बने, इंसुलेशन क्या होगा उससे। टू इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ यूरिन एंड वाटर, हाँ ये हो सकता है, जो यूरिन और वाटर है उसका जो है प्रॉपर ड्रेनेज हो सके। टू रिड्यूस फूड वेस्टेज, तो फूड की वेस्टेज भी इससे क्या हेल्प मिलेगा। टू इंक्रीज रेस्टिंग एरिया फॉर एनिमल, तो रेस्टिंग एनिमल भी जो है एरिया इससे क्या बढ़ रहा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। टू इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ यूरिन और वाटर, तो यूरिन और वाटर है वो स्लोप की वजह से जो है एक कोने में जाके जो है उसे हम निकाल सके, ठीक है, तो इजीली जो है ड्रेन कर सके। तो ये इसका राइट आंसर होगा। 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी, टू इंश्योर प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ यूरिन एंड वाटर। 37 देखिए, वाई इज इंपॉर्टेंट टू स्ट्रिक्टली फॉलो द वैक्सीनेशन शेड्यूल इन पोल्ट्री फार्मिंग। तो वैक्सीनेशन शेड्यूल को पोल्ट्री फार्मिंग में जो है फॉलो करना क्यों जरूरी है। अब देखिए स्टेटमेंट को पढ़ो, इट इज डन टू क्योर सिक बर्ड्स, चलिए मान लेते हैं। टू गारंटी दैट बर्ड विल नेवर गेट सिक अगेन, तो ये तो होगा नहीं, यहाँ गारंटी होगी कभी सिक ही नहीं होगी। इट इज़ रिक्वायर्ड ओनली आफ्टर एन आउटब्रेक इज सीन, तो आउटब्रेक ऐसा थोड़े कि हाँ कोई बीमारी आएगी तब वैक्सीनेशन नेसेसरी है। इट इंश्योर बर्ड्स डेवलप इम्यूनिटी बिफोर एक्सपोजर टू डिसीज, तो ये ऑप्शन डी सबसे अच्छा लग रहा है यहाँ पर कि हाँ वैक्सीनेशन क्यों ज़रूरी है पोल्ट्री फार्मिंग में, ताकि जो बर्ड्स है, ठीक है, जैसे मुर्गे हो गए, उनकी जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, कि अगर डिसीज उनको लगनी हो तो उसके अगेंस्ट उनके अंदर पहले से इम्यूनिटी हो, ताकि वो डिसीज उन तक ना पहुंच पाए। एक्सपोजर डिसीज का मिलते ही ऐसा नहीं कि हाँ एकदम से वो बीमार पड़ जाए, तो उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, इसलिए जो है वैक्सीनेशन जो है ज़रूरी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन पढ़ोगे इजीली बता पाओगे। 38 देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड पेट्रोलियम टू इट्स एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो पेट्रोलियम जो वर्ड है, ठीक है, उसके ओरिजिन का क्या रिलेशन है उसके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के साथ। तो पेट्रो, जैसे पेट्रो देखा, पेट्रो का मतलब क्या हो गया, तो पेट्रो का जो मतलब होता है वो होता है रॉक। ओलियम का मतलब क्या होता है, सॉरी पेट्रो का मतलब क्या हो गया, एक बार देख लेते हैं। इट रेफर्स टू ऑयल फाउंड इन रिवर्स, इट रेफर्स टू ऑयल प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट, इट इज नेम आफ्टर द इन्वेंटर ऑफ कार्स, इट रेफर्स टू ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स बीनीथ द अर्थ, हाँ ये हो गया। तो पेट्रो का मतलब क्या हो गया, ऑयल हो गया, और सॉरी पेट्रो का मतलब हो गया रॉक, और ओलियम का मतलब हो गया ऑयल, ठीक है। तो इट रेफर्स टू ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स बीनीथ द अर्थ, तो जमीन के अंदर जो पत्थर है उनके अंदर से जो ऑयल निकलता है तो उसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं, ठीक है। तो पेट्रो क्या हो गया, पेट्रो आपका जो है रॉक हो गया, रॉक के लिए जो है यूज किया जाता है। ओलियम जो है ऑयल के लिए, तो रॉक के अंदर से जो ऑयल निकल रहा है, तो इट रेफर्स टू ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक बीनीथ द अर्थ। तो 38 का एक बार देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन डी है, इट रेफर्स टू ऑयल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक बीनीथ द अर्थ। तो पेट्रो क्या हो गया, रॉक हो गया, ओलियम मतलब ऑयल, तो रॉक के अंदर से जो ऑयल निकल रहा है। 39 देखिए, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट ठीक है यहाँ पर। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ हीट, इट मेजर हॉटनेस एंड कोल्डनेस, ये ठीक है, ठीक है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इट मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस, तो टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्या सही है यहाँ पर, इट मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस। 39 का राइट आंसर ऑप्शन क्या है, बी, इट मेजर्स हॉटनेस और कोल्डनेस। 40 देखिए, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें बैटरी का मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू विच करंट फ्लोज। देखिए पहले ही यहाँ पर ऑप्शन ठीक दे रखा है, टू रेसिस्ट इंक्रीज रेजिस्टेंस, ये तो नहीं होगा। टू स्विच द बल्ब ऑन ऑफ, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ करंट, यहाँ पर क्या होगा, टू प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू विच करंट फ्लोज, ठीक है। तो बैटरी क्या करती है, पोटेंशियल डिफरेंस को जो है प्रोवाइड करती है, जिससे जो है करंट फ्लो करती है पूरे सर्किट में। 40 का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
What is the main function of battery in an electric circuit? To provide potential difference due to which करंट फ्लोस। अब देखिए हर एक क्वेश्चन में जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। तो जैसे मैंने टेस्ट सीरीज बना रखी है ऐसी ही बना रखी है, एक्सप्लेनेशन आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों में डालिए। बाकी जो है हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट जो है पढ़ सकते हैं इजीली, एक्सप्लेनेशन हर एक क्वेश्चन की दे रखी है। तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन आंसर ही करा रहा हूँ, जो है अच्छी चीज़ें अच्छे लेवल पे कराई जा रही है। 41 देखिए, अ स्टूडेंट्स क्लेम्स दैट अ फ्यूल दैट रिलीजेस 25,000 kg kilojoules of heat is always better than a fuel that releases 30,000 kilojoules of heat. Which factor proves this claim scientifically wrong? तो इसमें कह रहा है, एक स्टूडेंट कह रहा है अगर 25,000 किलो जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है कोई फ्यूल, और दूसरा जो है 30,000 किलो जूल्स ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें जो है 25,000 वाला बेटर है, ठीक है, 30,000 वाले से। तो ये जो आपका यहाँ पर ये जो बता रहा है स्टूडेंट, इसको साइंटिफिकली रॉन्ग कौन सा फैक्टर कर रहा है? तो इसमें क्या होगा, अमाउंट ऑफ फ्यूल, ठीक है, अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न नॉट कंसीडर। तो अमाउंट तो बताया नहीं। अब 1 किलो है 2 किलो है, मान लीजिए 1 किलो जो है वो 25,000 जो है जनरेट कर रहा है किलो जूल्स ऑफ हीट, और 2 किलो जो है 30,000 किलो जूल कर रहा है। तो 2 किलो 30,000 कर रहा है, 1 किलो 25,000 कर रहा है। तो इसमें ऐसा थोड़ी कि 25,000 वाला हो गया, 30,000 वाला बेटर हो गया, क्योंकि तो 2 किलो में निकल रहा है, 1 किलो से ज़्यादा निकल रहा है 25,000। 2 किलो से 30,000 ही निकल रहा है, बस जो है आपका 5,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है जो क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ फ्यूल है, वो जो है कंसीडर नहीं किया है। तो ये जो है इस वजह से जो है कौन सा फैक्टर प्रूव कर रहा है इसको साइंटिफिकली रॉन्ग, अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न नॉट कंसीडर्ड। 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 42 देखिए, अ साइंटिस्ट डिस्कवर अ स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस बाय डेवलपिंग अ स्मॉल आउटग्रोथ एट अ स्पेसिफिक लोकेशन विच डिटैचेस व्हेन मैच्योर एंड डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज दिस? तो इसमें क्या कर रहा है, एक साइंटिस्ट जो है देख कर रहा है एक स्मॉल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो है एक स्मॉल आपका आउटग्रोथ आ रही है, ठीक है, एक आउटग्रोथ है। जैसे जैसे बड़ा होगा ये जो है डिटैच हो रहा है, ठीक है, फिर डिटैच होके ये अलग हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है, यहाँ से डिटैच हो गया और निकल के ये भी बड़ा हो गया। तो किस तरह की जो है ये आपकी रिप्रोडक्शन है, तो इसे बर्डिंग बोलते हैं, ठीक है, बर्डिंग यानी जो है एक छोटा बर्ड होगा, वो डिटैच होगा, फिर वो बड़ा हो जाएगा, वो जो है मिच्योर हो जाएगा, तो उसे बर्डिंग बोलते हैं। 42 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 43 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग असिस्टिव डिवाइस इज प्राइमरली डिजाइंड फॉर पीपल विच विथ विजुअल इम्पेयरमेंट टू रीड रिटन टेक्स्ट थ्रू टच। तो जो लोग होते हैं अंधे होते हैं, ठीक है, वो टच करके जो है वर्ड्स को रीड करते हैं, तो वो क्या होता है, वो ब्रेली बुक होता है, ठीक है, जो आपके ब्रेल बुक है ये होता है, ठीक है। तो ब्रेल पुस्तक, इससे जो है जो लोग अंधे होते हैं वो जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है, टच करके वर्ड्स को। तो 43 का आंसर ऑप्शन बी है। 44 देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब अ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? इट्स पार्टिकल आर विजिबल एंड कैन बी सेपरेटेड इजिली बाय हैंड। नहीं, हाथ से जो है अलग नहीं किया जा सकता उनको, ठीक है। इट पार्टिकल्स डिजोल्व कंप्लीटली टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, ये भी नहीं होगा। इट पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड, इट्स पार्टिकल डिस्पर्स बट डू नॉट सेटल एंड स्कैटर लाइट, हाँ ये हो सकता है। इट पार्टिकल सेटल रैपिडली ऑन स्टैंडिंग, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इसके पार्टिकल जो है डिस्पर्स्ड होते हैं बट वो सेटल नहीं होते, ठीक है, ऐसे नहीं कि हाँ नीचे बैठ जाएंगे, और वो लाइट को जो है स्कैटर भी करते हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन की यहाँ पर स्टेटमेंट कौन सी ठीक होगी, इट्स पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड बट डू नॉट सेटल एंड स्कैटर लाइट। इट्स पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड बट डू नॉट सेटल एंड स्कैटर लाइट। 45 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स दैट कैन कॉज टू ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर कौन सी है एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट को जो है अट्रैक्ट भी या रिपेल कर सकते हैं विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट? तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, एक तरह से मैग्नेट की तरह जो है काम करती है, कि जो है अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी किस चीज़ में, तो वो जो है रिपेल या अट्रैक्ट कर सकती है दो जो आपके ऑब्जेक्ट है उनको विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 46, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ठीक है, एक तरह से ये है कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है एक दूसरे की तरफ, ठीक है। जैसे अभी अब पृथ्वी में है तो ज़मीन की तरफ हम अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ग्रेविटेशन फोर्स है यहाँ पर। तो एक लेवल आता है कि हाँ इसके परे जो है आपकी चीज़ें पृथ्वी में आना बंद हो, मतलब अट्रैक्ट होना बंद हो जाएगी, ऐसे नहीं नीचे गिर जाएगी, वो
स्पेस में चली जाएगी। तो वो क्या होता है, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से अट्रैक्ट नहीं कर पाते। ऐसे नहीं, अट्रैक्ट तो कर रही है, बट डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से जो है फिर अट्रैक्शन कम हो जाती है। बाकी अट्रैक्ट हर एक चीज़ संसार में जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। तो यहाँ ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। तो ये है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बाकी पढ़ने की यहाँ जरूरत नहीं है, तो ये मैंने आपको बता दिया, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। बाकी ऐसा अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो फोर्स फिर वो लगती नहीं है, उस वजह से जो है अट्रैक्ट इतना कर नहीं पाते। मतलब कर रहा है, मगर अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो उस वजह से कर नहीं पाएगा। जितना जो है डिस्टेंस कम है उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 47। अ रोलिंग स्टोन एंड अ स्टेशनरी स्टोन हैव द सेम मास, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब देयर काइनेटिक एनर्जी। तो स्टेशनरी स्टोन है और एक रोलिंग स्टोन है, ठीक है। तो एक पत्थर है जो ऐसे आपका रोल हो रहा है, और एक जो है बस रखा हुआ है। तो इन दोनों में जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें जो है डिस्क्राइब कर रहा है कोई चीज़ कि हाँ जो होनी चाहिए। तो स्टेशनरी स्टोन हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। तो स्टेशनरी स्टोन तो है, उसमें काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी, ठीक है। अगर रोल कर रहा है तो उसमें जो है आपका वेलोसिटी है तब होती है, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो रोलिंग स्टोन में होती है थोड़ी वेलोसिटी, तो वो ज़्यादा ही होगी। स्टेशनरी पे तो जीरो है वेलोसिटी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी स्टेशनरी स्टोन की, ठीक है, एक पत्थर रखा हुआ है उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और एक पत्थर जो है रोल कर रहा है तो उसमें कुछ वेलोसिटी है, तो उसकी होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वो स्टोन possesses equal non-zero kinetic energy. The rolling stone has more kinetic energy than the stationary stone. Both stone have zero kinetic energy. तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, ठीक है। The rolling stone has more kinetic energy than the stationary stone. तो स्टेशनरी स्टोन की देखिए यहाँ पर kinetic energy जीरो है। रोलिंग स्टोन जो स्टोन होगा उसकी कुछ ना कुछ kinetic energy होगी, क्योंकि उसमें velocity है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी होगा, द रोलिंग स्टोन हैज मोर kinetic energy than the stationary stone. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर, मशीन। अब मशीन कोई पार्ट तो है नहीं इकोसिस्टम का, तो कंज्यूमर भी होता है, प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, और डिकम्पोजर भी होते हैं। मशीन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मशीन कोई पार्ट नहीं है इकोसिस्टम का। 49 है, इफ अ पीस ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट व्हाट विल हैपन। तो क्या होगा, एक कॉपर का पीस जो है सिल्वर नाइट्रेट में सोल्यूशन में जो है रखा जाएगा, तो क्या करेगा, वो सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है सिल्वर से, तो वो जो है कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस करेगा उस सोल्यूशन में। तो यहाँ पर क्या है, सिल्वर विल डिस्प्लेस कॉपर, नो रिएक्शन विल अकर, कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर फॉर्म सिल्वर नाइट्रेट। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जो कॉपर है वो क्या करेगा, विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट, क्योंकि कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए यहाँ रिएक्शन भी दे रखा है, कॉपर जो है ज़्यादा रिएक्टिव है, जिससे वो सिल्वर को जो है डिस्प्लेस करेगा उसमें, सिल्वर नाइट्रेट में। 50 देखिए, विच सब्सटेंस इज कॉमनली एडेड टू स्पेसिफिक सॉइल टू इम्प्रूव प्लांट ग्रोथ। तो जो है एसिडिक सॉइल में जो है कौन सा आप पदार्थ सब्सटेंस डालोगे जिससे जो है प्लांट ग्रोथ इम्प्रूव होगी। तो एसिडिक सॉइल में हम वाटर डालें, कंपोस्ट डालें, सैंड डालें, स्लेट लाइम डालेंगे, ठीक है। स्लेट लाइम डालेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिससे जो है प्लांट की ग्रोथ जो है इंक्रीज होगी एसिडिक सॉइल में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 50 का राइट आंसर स्लेट लाइम है। 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैचेस द न्यूट्रेंट विद इट्स रोल एंड डेफिशिएंसी डिसीज। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपको बता रखा है कौन सा जो है न्यूट्रेंट ठीक जो है यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। जैसे प्रोटीन है, ये प्रोवाइड करता है एनर्जी, और डिफिशियंसी कॉज गोइटर। तो यहाँ 51 में जो है, अब देखिए आयोडीन की कमी से होता है ना गोइटर, तो यहाँ पर बोल रहा है प्रोटीन की कमी से, तो ये तो गलत हो गया। आयरन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, तो आयरन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प यहाँ पर कह रहा है, और डिफिशियंसी कॉज स्कर्वी। तो स्कर्वी कैसे होती है, स्कर्वी तो विटामिन सी की कमी से होती है, तो ये भी गलत हो गया आपका यहाँ पर। विटामिन ए मेंटेन्स हेल्दी विजन, डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। हाँ ये ठीक है, ठीक है। विटामिन ए जो है मेंटेन्स हेल्दी विजन, और मतलब आपकी जो है नज़र ठीक होगी, और विटामिन ए की कमी आपके अंदर नहीं है। अगर डिफिशियंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, तो ऑप्शन सी ठीक है। फिर देखिए विटामिन सी स्ट्रेंथन्स बोन्स, डिफिशियंसी कॉज रिकेट, तो विटामिन डी के लिए होता है, डिफिशियंसी विटामिन डी की उस वजह से रिकेट्स होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ ठीक है, यही एक मैच ठीक है। विटामिन ए जो है मेंटेन्स हेल्दी विजन, और अगर डेफिशिएंसी होगी तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी।
52 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिसीज इन पोल्ट्री फार्मिंग। तो पोल्ट्री फार्मिंग में जो है कौन सा अच्छा, सबसे अच्छा वे है जिससे जो है इन्फेक्शियस डिसीज को जो है प्रिवेंट किया जा सकता है? तो क्या होगा? इंक्रीज फार्म साइज, रेगुलर वैक्सीनेशन। रेगुलर वैक्सीनेशन जो है राइट आंसर है। इंक्रीज फूड सप्लाई, इंप्रूविंग ब्रीड क्वालिटी। तो ये तो कुछ भी सेंस नहीं बना रहा है यहाँ पर। रेगुलर वैक्सीनेशन से ही जो है इन्फेक्शियस डिसीज को जो है रोका जा सकता है। 53 है, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस अ कंबस्टिबल सब्सटेंस फ्रॉम अ नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो कंबस्टिबल सब्सटेंस होगा जो जल जाता है, ठीक है, नॉन कंबस्टिबल तो जलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? कंबस्टिबल सब्सटेंस मेल्ट ऑन हीटिंग, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न स्लोली, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस रिएक्ट विद एयर रैपिडली, कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न टू रिलीज एनर्जी। हाँ, ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो जो है जब जलते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। नॉन कम्बस्टिबल तो जलेंगे ही नहीं आपके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी है, कम्बस्टिबल सब्सटेंस बर्न टू रिलीज एनर्जी। 54 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म का इनमें से कौन सा एक फंक्शन नहीं है? बेंडिंग लाइट रेज, तो बेंड तो करता है। फॉर्मिंग अ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम भी फॉर्म करता है। स्प्लिटिंग वाइट लाइट, ये भी हो गया। चेंजिंग कलर ऑफ लाइट परमानेंटली, तो ये कोई इसका जो है फंक्शन नहीं है, ठीक है। परमानेंटली जो है चेंज नहीं करता, चेंज तो करता है मगर परमानेंटली जो है कलर जो है चेंज नहीं करता, ठीक है। चेंजिंग कलर ऑफ लाइट परमानेंटली नहीं होता प्रिज्म में, वो टेम्पररी होता है। 54 का आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55। विच हार्मफुल गैस इज मेनली रिलीज्ड व्हेन बर्निंग वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन। तो मैंने आपको बताया था पीछे, जैसे फैक्ट्रीज में कौन सी गैस रिलीज होती है जब फ्यूल को बर्न किया जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, और उससे जो है आपकी एसिड रेन होती है। तो यहाँ पर विच हार्मफुल गैस इज मेनली रिलीज व्हेन बर्निंग वेस्ट एंड कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फिर हमारा यहाँ पर जो है 56 है, विच टू कैरेक्टरिस्टिक्स टुगेदर मेक अ नेचुरल गैस अ प्रिफर्ड फ्यूल फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो नेचुरल गैस जो है उसे जो है एक प्रिफर्ड फ्यूल माना जाता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस वजह से? तो इसका राइट आंसर है, इट बर्न्स क्लीनली एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस। तो जो है बर्न भी क्लीनली होता है, ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, और इसे जो है ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है पाइपलाइंस के थ्रू। तो ये सारे आपके साइंस के क्वेश्चन हैं। देखिए और भी क्वेश्चन यहाँ पर डाले गए हैं। अब मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है टेस्ट सीरीज ले लीजिए। अगर टेस्ट सीरीज भी ले लोगे हमारी, नीचे जो है ऐप का लिंक मिल जाएगा, एचपी एग्जाम अफेयर्स, ठीक है। एचपी एग्जाम अफेयर ऐप का लिंक दे रखा है, वहाँ पर मैंने जेबीटी कमीशन, जेवाईटी, पंचायत सेक्रेटरी, पटवारी सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज बना रखी है, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उनमें जो है एचपीआरसी के लेटेस्ट क्वेश्चन, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, मैथ की मिल जाएगी, हिंदी के, इंग्लिश के, जेबीटी के सारे आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एचपीआरसी द्वारा। ये पूरे हिमाचल में आपको कोई प्रोवाइड नहीं कराने वाला, मैं ही करा रहा हूँ। तो अगर लोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं लोगे तो घाटे में रहोगे, सीधी बात है। तो यहाँ पर जो है यूट्यूब में थोड़ा कंटेंट आपको फ्री में करवा रहा हूँ, थोड़ी गाइडेंस भी आपको दे रहा हूँ। बाकी टेस्ट सीरीज ले लोगे तो काफ़ी बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन जो है एग्जाम हो रहे हैं, ऑनलाइन का आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, टीजीटी के मिल जाएंगे, जेबीटी के मिल जाएंगे, मेडिकल नॉन मेडिकल सबके डाल रखे हैं मैंने, ठीक है। टेस्ट सीरीज बेस्ट बना रखी है, पूरे हिमाचल में कोई हमारी टेस्ट सीरीज को टक्कर नहीं दे सकता। ये मेरा ओपन चैलेंज है, आप खुद अटेम्प्ट करके देखना। जो टेस्ट सीरीज मैंने बनाई है अभी 10 पटवारी की नई ऐड हुई है, 10 जेबीटी की जो है नई ऐड कर रखी है। तो एक बार अटेम्प्ट करना, एक मॉक टेस्ट फ्री दे रखा है उसमें ऐप में, तो अटेम्प्ट करके देख लेना, खुद ही आपको लेवल पता लग जाएगा। पूरा एचपीआरसी का लेवल फॉलो कर रखा है, एचपीआरसी के ही क्वेश्चन डाल रखे हैं एक तरह से, ठीक है। तो एचपीआरसी का लेवल आपको मिल जाएगा, नीचे पटवारी की टेस्ट सीरीज, जेबीटी कमीशन, जेबीटी सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज का लिंक मिल जाएगा। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है एचपी एग्जाम। फिर बाकी अगर सेल्फ स्टडी करनी है, सारा मटेरियल जी है, अब करंट अफेयर भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, हिमाचल जी की, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ पूछा जा रहा है, और आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आ रहा है। तो 7018186561 इस नंबर पर व्हाट्सएप करो मेरे को, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे टेट की कर रहे हो, चाहे एचपीआरसी किसी एग्जाम की कर रहे हो, चाहे एचपीपीएससी की कर रहे हो, हर एक एग्जाम का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, बस नाम लिख के भेजना। बाकी अगर रिप्लाई लेट मिलता है तो उसके लिए थोड़ा खेद रहेगा, क्योंकि टाइम मेरे को कम रहता है, इतना बिजी रहता हूँ, तो इस वजह से जो है रिप्लाई नहीं हो पाता, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, आप खुद देखिए 1 महीने बाद बना रहे हो, तो ऐसे रिप्लाई लेट मिलेगा, मगर जो है आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा, कोई भी कोर्स आपको चाहिए होगा। तो ये सारे साइंस के क्वेश्चन थे। बाकी अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में जो है हम और क्वेश्चन देखेंगे, मैथ के देख लेंगे, हिंदी इंग्लिश के देख लेंगे, तो एचपीआरसी के सारे क्वेश्चन करा दूंगा आपको, कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ रहे हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कि क्या चाहिए, कि सर ये वाली वीडियो बनाइए, ये कुछ इसके ऊपर बताइए, तो वो भी कोशिश करूंगा वीडियो बनाने की। बाकी इस वीडियो को इतने रखते हैं, आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।